हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रबंध की सार्वभौमिकता के बारे में बताया। सार्वभौमिकता के संबंध में पक्ष के तर्क और विपक्ष के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको इसी से संबंधित एक टॉपिक और बता रही हूँ, जिसका मतलब ये होता है कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं ना, उसका लागू होना या नहीं होना कौन कौन से घटकों पर निर्भर करता है। जिसका पहला पॉइंट है देश या संगठन की संस्कृति। देश या संगठन की संस्कृति, प्रत्येक देश की संस्कृति क्या होती है, अलग अलग होती है। इसीलिए प्रबंध के सभी सिद्धांतों को सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। केवल यही नहीं, प्रत्येक संस्कृति में भी उप संस्कृतियाँ होती है। इसलिए एक ही देश में दो संगठन, व्यवसायिक संगठन होता है, उनकी संस्कृति भी अलग अलग हो सकती है, जो प्रबंध के सिद्धांतों को प्रभावित करती है। इसीलिए प्रबंध को संस्कृति परक माना जा गया है। ठीक है, यानी कि संस्कृति के हिसाब से प्रबंध के सिद्धांत जो है लागू होते हैं। दूसरा है संगठन का उद्देश्य। विभिन्न क्षेत्र के संगठनों के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे व्यावसायिक संगठन, गैर व्यावसायिक संगठन, सबके अलग अलग होंगे। अगर मान लो दो व्यावसायिक संगठन है, उनके उद्देश्य में भी अंतर हो सकता है। यानी उद्देश्य से कहने का मतलब है कि हर संगठन के अलग अलग हो सकते हैं। तो जो सिद्धांत होता है ना प्रबंध के सिद्धांत, उसमें भी भिन्नता आ जाएगी, क्योंकि सभी जो सिद्धांत होते हैं ना, वो सभी संगठनों में समान रूप से लागू नहीं किए जा सकते हैं। इसके बारे में बताया पीटर ड्रकर ने। व्यावसायिक संगठनों के सिद्धांत एवं दक्षताओं को गैर व्यावसायिक संगठनों में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। यानी कि हर संगठन के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य के अकॉर्डिंग सिद्धांतों को लागू किया सकता है। इसलिए ये संगठन का उद्देश्य जो है, ये तत्व जो है प्रबंध के जो सार्वभौमिकता है उसको प्रभावित करता है। तीसरा है संगठन का प्रबंध की दर्शन। प्रबंध के दर्शन में क्या होता है, मान्यताएं और विश्वास को सम्मिलित किया जाता है, जिनके आधार पर इस संगठन का प्रबंध किया जाता है। और ये जो होती है मान्यताएं होते हैं, जो ये सब कौन निर्धारित करता है, उच्च स्तरीय प्रबंधक निर्धारित करते हैं, है ना। उच्च स्तर पर जो प्रबंधक होते हैं ना, वो निर्धारित। इसके बारे में आपको उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर के बारे में मैं अगले लेसन में बताऊंगी। तो उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है। और विभिन्न संगठनों में प्रबंध के दर्शन भी अलग अलग होता है। हर संगठन का अलग अलग प्रबंध के दर्शन हो सकता है। तो प्रबंध के सिद्धांत भी इस हिसाब से लागू होंगे। इसके लिए S.K. भट्टाचार्य ने शोध उपरांत निष्कर्ष निकाला कि भारत में पेशेवर प्रबंधक और परिवार प्रबंधित कंपनियों के प्रबंध सिद्धांतों में भिन्नता। पेशेवर प्रबंधक का मतलब होता है जिन कंपनियों का प्रबंध जो है पेशेवर, यानी कि MBA करे हुए लोग करते हैं। और एक होता है परिवार प्रबंधित, परिवार का जो मुखिया हेड जो होता है ना, वो कंपनियों का प्रबंध करता है। दोनों की प्रबंध करने में क्या होती है, भिन्नताएं होती है। और ये भिन्नताएं जो होती है दक्षता के आधार पर गुण, कार्य निष्पादन, नियोजन, निर्णय विधि, है ना, नियंत्रण के संबंध में अलग अलग हो सकती हैं। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट है जो आपको समझ में आए होंगे। ये प्रबंध की सार्वभौमिकता को प्रभावित करते हैं, यानी कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं कि कहाँ लागू होगा, कहाँ नहीं होगा सिद्धांत, इसके लिए 3 तत्व प्रभावित करते हैं। अब निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि प्रबंध सार्वभौमिक है, किंतु इसके सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है, बल्कि परिस्थितिजन्य है। अतः प्रबंध के ज्ञान के हस्तांतरण में निम्नलिखित तथ्यों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब कौन कौन से तथ्य हैं। अगर हम प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण, यानी कि आप में जो प्रबंध के ज्ञान है आप दूसरों को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से तथ्य है इसके। पहला पॉइंट है प्रबंध के सिद्धांत जो सार्वभौमिक है और मानवीय व्यवहार का प्रभाव नगण्य है, को पूर्णतः हस्तांतरित किया जा सकता है, जैसे नियोजन का सिद्धांत और पूर्वानुमान के सिद्धांत। इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि वे सिद्धांत जो सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक का मतलब सभी जगह लागू किए सकते, सभी जगह विद्यमान। ठीक है, लेकिन उसका संबंध मानव से नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कि मानव का जो मन होता है ना, चंचल होता है, तो वहाँ पर हर एक सिद्धांत को आप लागू नहीं कर सकते हो। कौन से सिद्धांत है, जैसे नियोजन का है, पूर्वानुमान का है, ये सिद्धांत आप लागू कर सकते हो, इसलिए इसको हम हस्तांतरण कर सकते हैं निसंशय। दूसरा है प्रबंध के वे सिद्धांत जो मानवीय व्यवहार से प्रभावित होते हैं और सार्वभौमिक नहीं है, उसे हस्तांतरित करने के लिए देश व संगठन को ध्यान में रखना आवश्यक है। यानी कि जिसका संबंध किससे है, मानव से है, लेकिन वो सार्वभौमिक नहीं है, सभी जगह विद्यमान नहीं है। इनको हस्तांतरण करते समय देश की स्थिति और संगठन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जैसे निर्देशन का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, नेतृत्व का सिद्धांत है ना। प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण कौन कौन से तरीक़ों से हो सकता है,
तो ये तरीके भी है इसके अंदर। तो पहला तरीका देखिए इसमें, विकसित देशों में प्रबंध साहित्य के अध्ययन और प्राचीनतम प्रबंध व्यवस्था के शोध के द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है। और अविकसित देश होते हैं ना, उनके प्रबंधकों को विकसित देश में प्रशिक्षण द्वारा, यानी अविकसित देश के जो प्रबंधक होते हैं वो विकसित देशों में ट्रेनिंग लेते हैं। विकसित देशों के प्रबंध के परामर्शदाताओं द्वारा। चौथा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कम विकसित देशों में अपना व्यवसाय करती है, वो केस स्टडी के द्वारा जो है प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण किया जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट है कि कौन कौन से तरीक़ों से हम प्रबंध किए साहित्य का जो है हस्तांतरण ये कर सकते हैं, ज्ञान का हस्तांतरण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रबंध क्षेत्र, कि प्रबंध के कौन कौन से क्षेत्र हैं। देखो, प्रबंध का क्षेत्र बहुत व्यापक, बहुत विस्तृत है ना, क्योंकि जहाँ पर मानव समूह के रूप में काम करता है वहाँ प्रबंध की अवधारणा किसी न किसी रूप में जो है विद्यमान रहती है। यानी समूह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, है चाहे व्यवसाय हो, कोई अन्य क्षेत्र हो, सब जगह प्रबंध तो पाया जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रबंध सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब सभी जगह प्रबंध पाया जाता है, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो चाहे गैर व्यावसायिक क्षेत्र हो। हेनरी फील्ड ने क्या कहा इसके बारे में, प्रबंध एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। इसका मतलब भी यही है कि प्रबंध सभी जगह विद्यमान है, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों न हो। अर्थात जहाँ मानव सामूहिक प्रयास द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति में संलग्न है वहाँ प्रबंध आवश्यक है। यानी कि जहाँ मानव जो है समूह के रूप में काम करते हैं वहाँ प्रबंध आवश्यक होता है। प्रबंध के क्षेत्र को 2 तरह से परिभाषित किया सकता है। पहला, किसी एक उपक्रम में निष्पादित होने वाली क्रियाओं के क्षेत्र में, जिसे प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कहते हैं, है ना। और दूसरा है विभिन्न प्रकार के संगठन जिसमें प्रबंध का प्रयोग किया जाता है, उसे प्रबंध का गैर व्यावसायिक क्षेत्र कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे क्रियात्मक क्षेत्र। वैश्विक प्रतिस्पर्धा बाजार में प्रत्येक पक्ष, जैसे अंशधारी है, कर्मचारी है, ग्राहक है, सरकार, इन सब की अपेक्षाएं बहुत अधिक हो गई है ना। व्यवसाय से बहुत अधिक अपेक्षाएं हो गई इनकी। इन आकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रत्येक कार्य को, चाहे वो छोटा हो है या परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाला हो, या विशेषज्ञ विशिष्ट ज्ञान की सहायता से संपन्न करना पड़ता। उपक्रम में विशिष्टीकरण का समावेश करने के लिए प्रबंध विशेषज्ञों की जो है उपयोग किया जाता है। देखिए क्या होता है, संस्था में जो संसाधन होते हैं ना, उन संसाधनों का सदुपयोग अगर पेशेवर प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, यानी पेशेवर प्रबंधक का मतलब MBA करे हुए लोग जो है वो कार्य का संपादन करते हैं, तो इससे हम प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र कहते हैं। अब इसको भी अलग अलग देखिए। अध्ययन की दृष्टि से क्रियात्मक क्षेत्र को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, दूसरा गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, तीसरा प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। सबसे पहला टॉपिक आता है व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। उसमें पहला पॉइंट है उत्पादन प्रबंध। उत्पादन प्रबंध की वह शाखा है जहाँ उत्पादन नियोजन यानी प्लानिंग, प्रोडक्ट जो आप बनाने जा रहे हैं उसके लिए प्लानिंग, किस्म नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल आदि क्रियाओं को अपने क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। दूसरा टॉपिक है इसका सामग्री प्रबंध। प्रबंध की ये शाखा सामग्री का क्रय यानी जो मटेरियल होता है ना उसको खरीदना, भंडारण उनको सुरक्षित रखना, भंडार में उठाई धराई, स्टॉक नियंत्रण आदि क्रियाओं को इस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है विपणन प्रबंध। ये प्रबंध की यह शाखा निर्मित वस्तुओं के विक्रय यानी जो वस्तुएं बनाई गई, प्रोडक्शन जिनका हो गया उनके विक्रय का काम करती है। विक्रय संवर्धन यानी विक्रय वृद्धि के लिए काम करती है। और बाजार शोध, विक्रय शाखाओं यानी ब्रांच की स्थापना, संचालन, वितरण श्रृंखलाओं के चयन। वितरण श्रृंखला यानी माल को बेचने के लिए जो श्रृंखला होती है ना, जैसे थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, एजेंट वगैरह होते हैं ना, उनका चयन करना आदि कार्यों को इस क्षेत्र में सम्मिलित करती हैं। 5वां पॉइंट है वित्त प्रबंध। प्रबंध की ये शाखा क्या करती है कि पूंजी का निर्धारण, कि पूंजी कितनी ज़रूरत होगी और पूंजी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं, कैसे प्राप्त करनी है, यानी बैंक से लेनी है, अन्य संस्थाओं से लेनी है, जो भी तरीके स्रोत उनके बारे में जानकारी, और उनका जो पूंजी प्राप्त अगर कर ली उसका कैसे सदुपयोग किया जाए, इसको संभव बनाने के लिए ये काम करती हैं। अगला है सेवी वर्गीय प्रबंध। प्रबंध की ये शाखा कर्मचारियों की भर्ती, सेवी वर्गीय मतलब कर्मचारी से संबंधित होता है प्रबंध। तो कर्मचारियों की भर्ती करना, चयन करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उनके कार्य का मूल्यांकन है, योग्यता अंकन यानी उनकी
जो योग्यता का आकलन करना, श्रम कल्याण के कार्य है, सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटनाओं की रोकथाम करना, कार्यदिशाओं में सुधार करना, उनके जो विवाद है उनका निपटारा करना, सारे कार्य इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पॉइंट नंबर 6 है कार्यालय प्रबंध। प्रबंध की ये शाखा पत्र व्यवहार, सूचना प्राप्ति और प्रेषण, सूचनाएं प्राप्त भी करती है और भेजती भी है, संस्था के भीतर संपर्क श्रृंखला को बनाए रखने आदि कार्यों को अपने क्षेत्र में इसमें सम्मिलित करती है। 7 पॉइंट है परिवहन प्रबंध। प्रबंध की शाखा माल एवं व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम व्यय और समय में सुरक्षित पहुंचाने का जो है काम करती है, ये उससे संबंधित काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्यात एवं आयात प्रबंध। प्रबंध की शाखा वस्तुओं का निर्यात और आयात करने संबंधी कार्य को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है, यानी बाहर से माल मंगवाना हो या बाहर भेजना, निर्यात आयात संबंधी। पॉइंट नंबर 9 शोध एवं विकास प्रबंध। प्रबंध की शाखा टेक्नोलॉजी के विकास, विस्तार, नवाचार, नई टेक्नोलॉजी अपनाना आदि संबंधित क्रियाओं के संबंध में काम करती है। पॉइंट नंबर 10 लेखाकरण प्रबंध। प्रबंध की शाखा हिसाब किताब रखना, लागत यानी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना, कॉस्ट अकाउंट तैयार करना है, भुगतान करना, राशि प्राप्त करना, संपत्ति का लेखा जोखा करना आदि क्रियाओं के संबंध में जो ये कार्य करती है। ये आपके व्यावसायिक क्षेत्र जो आपको बताया ना, व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र कौन कौन से हैं। उसमें पहला पॉइंट है जन उपयोगी सेवाओं का प्रबंध। प्रबंध की शाखा क्या करती है, पानी, बिजली, गैस, परिवहन, संचार, चिकित्सा आदि सेवाओं को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। ये व्यावसायिक नहीं, गैर व्यावसायिक, ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट है ये वातावरण प्रबंध। ये वातावरण प्रबंध का मतलब जो वातावरण में जो प्रदूषण वगैरह होता है ना, उसकी कैसे रोकथाम करना, उसके बारे में ये जो है समाज, सरकार और जो का जो है दायित्व है कि रोकथाम के लिए, यानी प्रदूषण जो होता है ना, तो सबकी भूमिका इसके अंदर होती है। शिक्षा प्रबंध। प्रबंध की शाखा शिक्षण, प्रशिक्षण है ना, उसके विकास, विस्तार, संचालन से संबंधित कार्य करती है। प्रतिरक्षा प्रबंध। प्रबंध की शाखा सैन्य संगठनों की स्थापना, सैनिकों के संगठन होते हैं उनकी स्थापना करना, उनका संचालन नियंत्रण करने से संबंधित है, ताकि देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर नहीं हो। न्याय प्रबंध। प्रबंध की शाखा कानूनों की विवेचना, अपराधों की सुनवाई, न्याय दिलाने से संबंधित कार्य करती है। पॉइंट नंबर 6 है तकनीकी प्रबंध। प्रबंध की शाखा ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने वाली सेवाओं और क्रियाओं के विकास विस्तार से संबंधित क्षेत्र इसमें सम्मिलित करती है, यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। अब इसका अगला पॉइंट है नवीन क्रियात्मक क्षेत्र, है ना। अब नवीन आज के युग में कौन कौन से नए क्रियात्मक क्षेत्र और हैं, तो उनके नाम भी इसमें बताए गए हैं, वर्णन नहीं, नाम बताए हैं केवल। तो आज के व्यावसायिक जो क्षेत्र है उसमें जो है प्रबंध का महत्व बहुत बढ़ गया है और इसके नए नए क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए गए हैं। पहला पॉइंट है सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध, दूसरा निर्यात आयात प्रबंध, तीसरा विनियोग एवं पोर्टफोलियो प्रबंध, चौथा उद्यमिता प्रबंध, पांचवा लघु व्यवसाय प्रबंध, छठा फार्म प्रबंध, सातवां थोक एवं फुटकर व्यापार प्रबंध, आठवां जोखिम एवं सुरक्षा प्रबंध, नौवां विपणन शोध प्रबंध, 10वां परिवर्तन का प्रबंध, 11 कार्यक्रम प्रबंध, 12वां संघर्षों का प्रबंध, 13 सीखने का प्रबंध, 14 समय का प्रबंध, 15 ज्ञान प्रबंध। इस प्रकार से ये 15 पॉइंट आपके नवीन क्रियात्मक क्षेत्र के बारे में बताए गए हैं। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट लेसन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।